हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं हरीश कुमार। पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज के विशेषताएं और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इस अध्याय में, इस क्लास में हम चतुर्भुजों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी परिभाषाएं कौन कौन क्या क्या होती हैं, तो इस चीज़ की हम चर्चा आज इस टॉपिक में करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार। तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, दूसरा है पतंग, तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसके अलावा हम इसमें समांतर चतुर्भुज की कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। समांतर चतुर्भुज की जो विशिष्ट स्थितियां हैं उनमें आयत, वर्ग व समचतुर्भुज, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो समलंब चतुर्भुज, पतंग, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज है। इन सबको हम विस्तृत बारी बारी से विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समलंब चतुर्भुज का, इसके बाद में पतंग का और इसके बाद में समांतर चतुर्भुज का। इसकी जो विशिष्ट स्थितियां हैं समांतर चतुर्भुज की, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इन तीन टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले चतुर्भुज से, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुजों के प्रकार में पहला प्रकार लेंगे हम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, जोड़ा मतलब युग्म, एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। यहां देखिए बच्चों कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इससे पिछली वाली जो क्लासें थी उनमें हमने आसन भुजाएं और सम्मुख भुजाओं के बारे में चर्चा की थी। उस वक्त मैंने कहा था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली क्लासों में हम इनका जिक्र करेंगे।
तो यहाँ देखिए सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, केवल एक जोड़ा। जैसे भुजाओं के दो जोड़े होते हैं एक चतुर्भुज में, उन दोनों जोड़ों में से यदि एक जोड़ा समांतर हो और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं हो तो वह चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर का क्या मतलब होता है? देखिए समांतर का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको दोनों तरफ से आगे बढ़ाने पर वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हों, उसे हम समांतर भुजाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या यूं कहे कि समांतर भुजाओं से मतलब है कि वे दो भुजाएं या दो से अधिक भुजाएं जिनके बीच में प्रत्येक बिंदु पर अंतर समान हो। देखिए समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कोई रेखा खींची, ये रेखा है और एक ये रेखा है। अब अगर मैं इस रेखा को इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ाऊं और इस रेखा को इस दिशा में पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इसी तरह से इस रेखा को भी दोनों दिशाओं में मैं आगे बढ़ाते जाऊं और ये अनंत तक भी एक दूसरे को नहीं काटे, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या यूँ कह लीजिए कि इनके बीच का जो अंतर है हर बिंदु यानी प्रत्येक जगह पर ये अंतर समान होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये रेखा और ये रेखा, इसके बीच की दूरी इस बिंदु पर 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस बिंदु पर भी प्रत्येक जगह इसका अंतर है वो 3-3 सेंटीमीटर का ही होगा, तो हम इसे समांतर रेखाएं कहेंगे। या फिर अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटे। जिस तरह से मान लीजिए मैं अगर दो रेखाएं इस तरह से बनाऊं तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो हम देखें, अगर इसको इस दिशा में सीधा बढ़ाता हूँ और इसको इस दिशा में सीधा बढ़ाता हूँ तो दोनों रेखाएं आगे जाकर एक दूसरे को काट देती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाओं का जोड़ा है वो समांतर नहीं है, लेकिन ये जो रेखाओं का जोड़ा है वो समांतर है, क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज की, जिसमें मैंने आपको बताया कि सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और इसी के समांतर में मैं एक दूसरी रेखा खींच दूं और इनको आपस में इस तरह से मैं मिला दूं, तो इस तरह से ये जो चतुर्भुज बना, इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है। यानी दोनों जोड़ों में से केवल एक जोड़ा क्या है, यहाँ पे समांतर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी रेखा, ये वाली रेखा ए बी रेखा DC रेखा के समांतर है। ये जो संकेत है खड़ी रेखाओं का दो, ये समांतर का चिन्ह है, समांतर रेखा। इसका मतलब होता है कि समांतर का चिन्ह है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और DA और CB ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हुआ। अब समलंब चतुर्भुज में देखिए आप विशिष्ट स्थितियां और भी आती हैं। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो जैसे मान लीजिए मैं समलंब चतुर्भुज बनाता हूं। यहाँ पे ये एक चतुर्भुज है, इसको नाम दे दें हम P, Q, R और S। इसमें PQ भुजा व SR भुजा एक दूसरे के समांतर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है, परंतु ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाएं और इसको इधर से बढ़ाएं तो ये आगे जाकर एक दूसरे को काट देंगे। तो इसलिए यदि दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ एक बात आप विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर ये वाली जो रेखा है वो इस समांतर रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इस स्थिति को हम कहेंगे समकोणिक समलंब चतुर्भुज, इसको हम कहेंगे। नोट कर लीजिए आप, समकोणिक
समकोणिक समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। देखो किसे कहेंगे हम कि वह समलम चतुर्भुज जिसमें दो समकोण हो उसे हम समकोणिक समलम चतुर्भुज कहते हैं। वह समलम चतुर्भुज, वह समलम चतुर्भुज जिसमें दो कोण समकोण हो, दो कोण समकोण हो, उसे समकोणिक समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां देखिए कि समलम चतुर्भुज की एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें समांतर भुजाओं के साथ साथ दो कोण समकोण होते हैं, तो इसे हम समकोणिक समलम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए समलम चतुर्भुज की पहचान बहुत ही आसान है। हमें उसमें देखना है कि कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए भुजाओं का और दूसरा युग्म असमांतर होना चाहिए। इस तरह से अगर भुजाएं इस तरह हो तो ये भी समलम चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसी में एक विशिष्ट स्थिति और आती है। समकोणिक समलम चतुर्भुज के अलावा एक स्थिति और आती है जिसमें ये जो दोनों जो समांतर भुजाएं हैं, इनके अलावा जो असमांतर भुजाएं हैं, अगर वो दोनों भुजाएं बराबर हो तो उस स्थिति में इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। देखिए मान लीजिए यहां मैं एक समलम चतुर्भुज बना रहा हूं जिसकी ये दोनों भुजाएं समांतर है। अब इसको जब मैं बनाऊं यानी P Q R S, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है, अर्थात एक जोड़ा समांतर है, एक जोड़ा समांतर है, तो इसको हम कहेंगे समलम चतुर्भुज। यहाँ पे PQ भुजा समांतर है SR भुजा के, ठीक है। लेकिन यहाँ एक विशिष्ट स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो भुजा है PRQ रेखा, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और इधर SP भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है वो समांतर है। जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हैं और दूसरी भुजा, दूसरा युग्म समांतर है। तो इस स्थिति में हम इसको कहेंगे समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। लिख लीजिए कि वह समलम चतुर्भुज, वह समलम चतुर्भुज जिसमें असमांतर भुजाओं, असमांतर भुजाओं का युग्म बराबर माप का हो, बराबर माप का हो, तो उसे समद्विबाहु, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि जो असमांतर भुजाएं हैं वो दोनों बराबर माप की हो, तो इस स्थिति को हम समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद में समलम चतुर्भुज में ही जो सवाल पूछे जाते हैं कोणों से संबंधित, उस कोणों से संबंधित मैं आपको एक अवधारणा बता रहा हूं यहाँ पे कि जब समलम चतुर्भुज को पहचानना बहुत आसान होता है। हमें चारों भुजाएं देखनी है। अगर
दो जोड़ों में से कोई एक जोड़ा समांतर हो और दूसरा जोड़ा है वो असमांतर हो तो वह समलम चतुर्भुज कहलाता है। अब समलम चतुर्भुज में जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं मान लीजिए ये एक दूसरे के समांतर हैं और इस रेखा को मैं इससे मिला दूं, इस भुजा को इससे मिला दूं, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा तिरछा मुंह है और यहाँ ये समांतर है, तो ये समलम चतुर्भुज होगा। अब समलम चतुर्भुज में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब यहाँ एक समांतर रेखाओं का एक नियम होता है, जैसे ये समांतर रेखा है, अगर समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा ऐसे काटती है इस तरह से, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी और इसको मान लीजिए ये है पी क्यू और ये है आर एस। ये दो समांतर रेखाएं हैं पी क्यू व आर एस, इसको एक ए बी तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। इस स्थिति में आप यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है अंतः कोण, इसका मान है वो संपूरक कोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो दोनों कोण है इनका योग है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा यदि काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। वो स्थिति मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा के अलावा जो दूसरी भुजाएं हैं वो इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात यहाँ अगर समलम चतुर्भुज में हम बात करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तिर्यक, मान लीजिए इसको आगे बढ़ा दो ऐसे दोनों को और इसको आगे बढ़ा दो तो ये वाली स्थिति हमारे सामने यहाँ आ जाती है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है, तो इनका योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे कुछ सवालों को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए ये बात को आप ध्यान रखना। इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। जब हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे तब उस समय ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं पतंग। दूसरा जो चतुर्भुज है वो है पतंग। पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। किसे कहते हैं पतंग? तो आप परिभाषा लिख लीजिए, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं या होते हों, उसे पतंग कहते हैं। नोट कर लीजिए, वह चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान माप के होते हों उसे पतंग कहते हैं। अब देखिए किस तरह से हम एक पतंग को समझ सकते हैं कि किस तरह से आसन जोड़े समान होने चाहिए। मान लीजिए मैं एक आकृति बना रहा हूं यहाँ पे इस तरह से, ये हमारे पास एक आकृति है इस तरह से। इसको नाम दे देता हूं मैं A B
सी और डी, ये एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज पतंग क्यों है? हमने परिभाषा में पढ़ा कि वह चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े, आसन भुजाओं का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये ए बी भुजा है, ये वाली भुजा, और इससे जुड़ी हुई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी इस भुजा की आसन भुजा कौन सी होगी? ये भी है और ये भी है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। मान लीजिए कि ये वाली जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे की आसन भुजाएं हैं। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे की आसन भुजाएं हैं और दोनों का माप क्या है? बराबर है। इसी तरह से इस भुजा की आसन भुजा, ये वाली इसकी आसन भुजा है, इन दोनों का माप बराबर है। अगर ऐसी स्थिति हो जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े, यानी ये आसन भुजा का जोड़ा हो गया, ये बराबर बराबर माप का है, ये आसन भुजाओं का जोड़ा हो गया, ये बराबर बराबर माप का है, तो हम इसे पतंग कहेंगे। ठीक है। अब पतंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं पतंग में ये वाला एक विकर्ण बनाऊं, यानी शीर्ष डी को और बी को मिला दूं और शीर्ष ए व सी को मिला दिया जाए, इन दोनों शीर्षों को हम मिला दें, तो ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो समान भागों में विभाजित कर देता है, यानी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, केवल एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। अर्थात AC विकिरण को BD विकिरण समद्विभाजित कर रहा है, परंतु AC विकिरण है वो BD को समद्विभाजित नहीं कर रहा है। केवल एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है हमारे पतंग। अगला देखिए आप, समांतर चतुर्भुज। तीसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। इससे पहले हमने समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो भुजाओं के जोड़ों में से केवल एक भुजा का जो जोड़ा है वो समांतर होना चाहिए, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर होने चाहिए, यानी वह चतुर्भुज जिसके दोनों जोड़े, दोनों भुजाओं के जोड़े, समूह भुजाओं के जोड़े समांतर होंगे तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो नोट कीजिए, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म या दोनों जोड़े हैं वो समांतर होनी चाहिए, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए ये आकृति में बना रहा हूं, ये वाली भुजा और मान लीजिए ये वाली भुजा, तो यहाँ ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, अर्थात ये दोनों को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कभी भी नहीं काटेंगे। और इसी तरह से मैं इधर से एक भुजा इसको मिला दूं इस तरह से, और तो ये जो हमारा चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जोड़ा
भुजाओं का, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और ये भुजा और ये भुजा भी एक दूसरे के समांतर है, इसलिए हम इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। दोनों जोड़े समांतर होने चाहिए। देखिए यहाँ कौन सी भुजा, ए बी भुजा, ये वाली भुजा डी सी भुजा के समांतर है, इधर ए डी भुजा बी सी भुजा के समांतर है, तो दोनों जोड़े समांतर होंगे तो वह क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब हम समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं लिखेंगे, तो आप नोट कर लीजिए विशेषताएं भी। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं समझ गए होंगे आप कि दोनों जोड़े समांतर होने चाहिए, भुजाओं के दोनों युग्म हैं वो समांतर होंगे तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यदि एक जोड़ा समांतर है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं लिखेंगे अब कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, मोटी मोटी विशेषताएं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। पहली विशेषता है कि भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। दूसरा है सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, नाम दे देते इसको पी क्यू आर एस। तो यहाँ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जो दोनों भुजाएं हैं वो बराबर माप की होंगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की ही होगी। अर्थात पी क्यू भुजा बराबर है एस आर भुजा के और उसका माप है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एस पी भुजा बराबर होगी आर क्यू भुजा के जिसका माप है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जोड़े समांतर भी होंगे और साथ साथ सम्मुख भुजाएं बराबर माप की भी होती हैं। तीसरी विशेषता देखिए आप, इसके जो विकिरण होते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो विकिरण बनते हैं वो विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों विकिरण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दोनों विकिरण परस्पर एक दूसरे को आधे आधे भागों में बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा विकिरण है वो मैं कह रहा हूं कि ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला विकिरण है उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, अर्थात 5-5 भागों में बांट देगा। इधर ये इसको 4-4 में विभाजित कर देगा। आगे हम सवाल जब हल करेंगे तब इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए अगली, ये दोनों विकिरण होते हैं समांतर चतुर्भुज में। सामान्यतः दोनों विकिरण बराबर माप के नहीं होते, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं उसमें बराबर हो सकते हैं, लेकिन कुछ हर जगह ये बराबर नहीं होते। तो तीसरा लिख लीजिए आप, सामान्यतः समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर माप के नहीं होते, बराबर माप के नहीं होते हैं।
चौथा लिखिए आप, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख लीजिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये कुछ विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की जो सवालों को हल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। नोट कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं में पहली है भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, अर्थात ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी तो ये भुजा इसके बराबर होगी। सामान्यतः समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर माप के नहीं होते, ये विकर्ण बड़ा है तो ये विकर्ण छोटा है, तो सभी स्थिति में नहीं होता है, कुछ स्थितियों में ये बराबर भी होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट देता है और ये वाला विकर्ण है वो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि सवालों को हल करने में ये हमारे बहुत उपयोगी होंगी। एक विशेषता और होती है, वो और लिख लीजिए आप, पांचवी विशेषता, समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगली विशेषता है सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। तो इससे पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने पढ़ा था आसन कोण, सम्मुख कोण, आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आसन शीर्ष, सम्मुख शीर्ष। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसको एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में, और सम्मुख कोण है वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल आते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें इस चतुर्भुज में, ये एक समांतर चतुर्भुज है, सवाल कैसे हल करें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, ये दोनों बातें। कि मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण हमें दे दिया गया हो और उसके बाद में बाकी शेष जो तीन कोण है वो हमसे पूछे जाएं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं देखूँ कि ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का मैं मान लूँ इसको, ये कोण 60 डिग्री का, तो बाकी जो शेष तीन कोण बच गए उनका मान बताइए। तो बच्चों बहुत सिंपल है क्योंकि ये दो बातें हमने यहाँ सीखी हैं कि एक तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, एक बात है। दूसरी बात आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण ये इसका सम्मुख कोण है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो दो कोण हमने ढूंढ लिए, एक कोण दिया हुआ था, एक कोण इसका सम्मुख कोण है वो इसके बराबर होगा क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ ये दोनों कोण हमारे पास नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो कोण P है, इस कोण P का आसन कोण कौन सा होगा, ये तो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण को छोड़ दो, बाकी ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण इस कोण के आसन कोण है। पिछली क्लासों में हमने इसको पढ़ लिया था। तो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात ये P कोण और Q कोण का मान 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग। या यूं देखें कि कोण S और कोण P का योग भी 180 डिग्री होगा। तो आप चाहे इसको ज्ञात कर लो चाहे इसको ज्ञात कर लो। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत इजी है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण P प्लस कोण Q, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण है।
इसका योग है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण P का मान 60 डिग्री है प्लस कोण Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक समीकरण बन गया जिसमें हम 60 डिग्री का पक्षांतरण कर देंगे, अर्थात प्लस का है बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात कोण Q बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पक्षांतरण कर दिया हमने 60 का, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा उधर। तो कोण Q बराबर 180 में से 60 को घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, अर्थात ये जो Q कोण है वो है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण ये वाला ये भी कितना होगा 120 डिग्री। इस तरह से हम एक कोण के द्वारा समांतर चतुर्भुज में बाकी शेष बचे हुए कोणों को आसानी से ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ जांच कर लीजिए 60 और 60 120 हो गया, 120 और 120 240 हो गया, और इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, और किस तरह से समस्याएं हमारे सामने होंगी और उसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ एक बात आप विशेष ध्यान रखना कि जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो मैंने विशेषताएं लिखी है, जो गुण बताए हैं, वो सभी गुण आपको याद होने चाहिए, चाहे वो विकिरणों से संबंधित हो, चाहे वो कोणों से संबंधित हो, चाहे वो भुजाओं से संबंधित हो, क्योंकि इसमें भुजाओं से संबंधित भी सवाल पूछेंगे। तो यहाँ हमने कह दिया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे प्रश्नावली के माध्यम से, और उसके बाद में जो समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थितियां मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, जैसे आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, उनका हम अध्ययन उससे आगे वाली क्लास में करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।